अगला मामला है हमारे पास। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिल्टर का इस्तेमाल क्या परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? फिल्टर का इस्तेमाल क्या परिवर्तित करने के लिए किया जाता है भाई? पहले तो इस बात के बारे में ध्यान करते हैं। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। एक्चुअल में तो क्या होता है कि आपको ऐसे होता है एक रेक्टिफायर। एक मिनट में ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले रेक्टिफायर में सिग्नल देंगे। रेक्टिफायर में सिग्नल आपने दिया ये इस प्रकार का। ये आपके पास क्या है? प्योर एसी। रेक्टिफायर को हम क्या कहते हैं? प्योर एसी। प्योर एसी सिग्नल आप किसको देंगे? तो आप कहेंगे सर रेक्टिफायर को देंगे। रेक्टिफायर से जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास आता है इस प्रकार का। इसे हम पल्स सेटिंग डीसी कहते हैं। तो डीसी, लेकिन ये कौन सा डीसी है भाई? पल्स सेटिंग डीसी। पल्स सेटिंग डीसी, ठीक है। अब जो पल्स सेटिंग डीसी है और इसको आप किस में देंगे भाई? फिल्टर में देंगे। तो एक्चुअल में फिल्टर में देने पर भी हमारे पास है एग्जैक्ट रिजल्ट तो नहीं आ पाता है, ये इस प्रकार का जाता है। अब डीसी इसको शुद्ध थोड़ी कह सकते हैं, ये पूर्ण शुद्ध डीसी हुई नहीं। इसके बाद में क्या लगाते हैं? रेगुलेटर। और रेगुलेटर लगाते हैं ना, तो रेगुलेटर लगाने के बाद में जो आएगी तब हमारे पास क्या आएगी? प्योर डीसी। लेकिन परीक्षा में उत्तर देने के हिसाब से आप इसमें भी यही कहते हैं पल्स सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में बदलने के लिए इसको काम में लिया जाता है। फिल्टर का कार्य है रिपल्स को कम करना। रिपल यानी उर्मिका को कम करना, रिपल को कम करना। रिपल को कम करना एक तो कार्य है। दूसरा आप कहेंगे फिल्टर का कार्य क्या होता है? अवांछित भाग को हटाना। मुझे कहते हैं क्लास में कुछ बच्चों को छटनी करो, फिल्टर करो। अब सीबीटी में क्या फिल्टर हुआ? यही मामला है, अवांछित भाग को हटाना। अवांछित भाग को हटाना, ये हमारे पास फिल्टर कहलाता है। लेकिन आपको पूछेगा वैसे तो पल्स सेटिंग डीसी को पल्स सेटिंग डीसी नहीं होता है, लेकिन आप पल्स सेटिंग डीसी को प्योर डीसी बोलेंगे, क्योंकि पल्स सेटिंग डीसी का पल्स सेटिंग डीसी का उत्तर देगा नहीं। स्थिर अवस्था वाले डीसी को कंपन में ना, स्थिर वाले को बदलने नहीं। कंपन वाले डीसी को स्थिर वाले में, हाँ ये हो सकता है। एसी को नहीं, एसी वैसे में नहीं है। और ये समान दिशा वाले एसी में, तो ये सारे गलत हैं। तो ऑटोमेटिक ये बात सही होगी कि कंपन वाले डीसी सिग्नल को स्थिर वाले डीसी सिग्नल में बदला जाता है। फिर पूछे कि रेक्टिफायर क्या करता है? तो आप कहेंगे हमारे पास रेक्टिफायर है जो प्योर एसी को पल्स सेटिंग डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो आप कहते हैं हिंदी में कहते हैं इसको दिष्टकारी। रेक्टिफायर को क्या कहते हैं? दिष्टकारी। रेगुलेटर के रूप में किसको काम लेते हैं? एक आईसी को काम लेते हैं। आईसी भी रेगुलेटर के दो प्रकार के होते हैं, एक 7805 है तो इसका मतलब प्लस का 5 वोल्ट है, और एक 7905 है इसका मतलब है माइनस का 5 वोल्ट है। या फिर आप इसमें ले लो रेगुलेटर के लिए जिनर डायोड का भी प्रयोग किया जाता है। जिनर डायोड सामान्यतः रेगुलेशन में कितना वोल्टेज प्रदान करता है? तो कॉमनली हमारे पास जिनर डायोड भी रेगुलेटर रूप में 6 वोल्ट प्रदान करता है। कितना वोल्ट प्रदान करता है? 6 वोल्ट। ओके भाई, चलो। सक्रिय फिल्टर में निम्न में से कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? सक्रिय फिल्टर कहते हैं किसे? ऐसा फिल्टर का सर्किट जिसमें सक्रिय अवयव हो। सक्रिय फिल्टर में कोई भी एक सक्रिय अवयव हो गया तो ही सक्रिय फिल्टर कहलाएगा। सक्रिय फिल्टर वही कहलाएगा जिसमें सक्रिय अवयव होगा। सक्रिय अवयव का मतलब क्या हुआ? कि जैसे मान लो कि आपके पास विभव स्रोत है, ये भी एक सक्रिय अवयव है, ठीक है। धारा स्रोत है, ये भी आपके सक्रिय अवयव है। चलो ये तो छोड़ो, आप आए मुद्दे पे। मुद्दे पे आते हैं तो आप कहते हैं डायोड, हाँ जी डायोड। बीजेटी बिल्कुल बीजेटी, एफईटी बिल्कुल एफईटी, एसीआर बिल्कुल निश्चित रूप से, और यूजेटी बिल्कुल यूजेटी, डाइक ट्राइक बिल्कुल सही है, ओपेम्प हाँ जी। ये हमारे पास क्या होते हैं? तो आप कहेंगे ये सभी जो है हमारे पास नहीं, ओपेम कहाँ होता है? ओपेम नहीं होता, ओपेम नहीं, ओपेम नहीं। डायोड बीजेटी एफईटी एसआर यूजेटी होता है। ये सक्रिय फिल्टर में कौन सा अनुपस्थित होता है? बताइए। कैपेसिटर अनुपस्थित होता है, ओपेम अनुपस्थित होता है, ए और बी दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। आंसर सभी अनुपस्थित बोले, अब आप कौन सा करेंगे? सबके गड़बड़ है, कोई बात नहीं। मैं आपको याद दिलाऊं चीज, ये हो गया सक्रिय। अब मैं आपको कहता हूं निष्क्रिय अवयव कौन से हैं। निष्क्रिय में आपने ये लिखा था आर, एल और सी लिखा था, ठीक है। अब मुझे बताओ पिछले क्वेश्चन उत्तर क्या? कहां रह गया पिछले क्वेश्चन उत्तर? बता तो दिया, कहां चले गए? तुमने समझे? बोलो उत्तर, उत्तर बताया। हाँ, अब बताओ इसका आंसर क्या? फिर भी आप आंसर कई बच्चे देने में सक्षम नहीं है। तो अब आप एक चीज याद करो जो मैंने आपको कॉपी में लिखा है। मैंने कहा था डायोड प्लस प्रतिरोध बनाया तो हमारे पास सक्रिय कहलाएगा, या ऐसे लिख लो डायोड प्लस प्रतिरोध प्लस कैपेसिटर, तो भी क्या होगा भाई? सक्रिय होगा। यानी कि इसमें मैंने आपको डेफिनेशन लिखा कि यदि एक भी सक्रिय अवयव आ गया तो हमारे पास फिल्टर क्या कहलाएगा? सक्रिय फिल्टर कहलाएगा। ये लिखा नहीं लिखा? एक भी सक्रिय अवयव आ गया तो फिल्टर क्या कहलाएगा? सक्रिय फिल्टर कहलाएगा। यदि मान लो सभी पैसिव फिल्टर आया, आर और सी आ गया, तभी हमारे पास निष्क्रिय हुआ, तभी हमारे पास क्या हुआ? निष्क्रिय हुआ। अब बताओ कौन सा उत्तर है? हाँ, ट्रांसफॉर्मर बल्ब इसमें और होता है भाई, फिल्टर में काम लेते हैं नहीं, मैं तो फिल्टर के हिसाब से लिख दिया। बल्ब होता है, ट्रांसफॉर्मर होता है। अब बताओ कौन सा आंसर है? अरे भाई सक्रिय फिल्टर में कैप्चर नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? ये रहा कैप्चर, और साथ में डायोड भी होगा। लेकिन पूछा कौन सा तत्व अनुपस्थित होता? होना ही नहीं चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सक्रिय में सक्रिय भी हो सकता है, निष्क्रिय भी हो सकता है। निष्क्रिय में कौन सा होना चाहिए? तो सक्रिय नहीं होना चाहिए। निष्क्रिय वही होता है जिसमें केवल निष्क्रिय फिल्टर वही होगा जिसमें केवल निष्क्रिय भी होगा। तो ये हमने हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो दोनों हो सकते हैं। तो कौन सा अनुपस्थित होगा? कोई जरूरी नहीं है, आंसर डी करो। अब आपका यही सवाल आपके लिए आंखें खोल देता है, और ये मैं आपको पढ़ा कायम कल परसों में आपने रिवाइज भी किया है कि यदि किसी भी परिपथ में एक भी सक्रिय आ गया तो परिपथ क्या होगा? सक्रिय फिल्टर होगा। सक्रिय के साथ कुछ भी आ गया तो सक्रिय होगा। यानी कि यदि सक्रिय फिल्टर है तो एक एलिमेंट सक्रिय होना चाहिए कम से कम, उसके अलावा कुछ भी लगो तो एलो है नहीं है? एलोड है। तो एलोड है तो क्या दिक्कत है? क्या कैप्चर नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। ओपीएम नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। तो हमारे पास सक्रिय फिल्टर में क्या नहीं लगा सकते? सब लगा सकते हैं। निम्न से कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं हुआ। निष्क्रिय फिल्टर में क्या अनुपस्थित होता है? निष्क्रिय में सक्रिय कुछ भी नहीं होना चाहिए। निष्क्रिय वो होता है जिसमें निष्क्रिय फिल्टर जिसमें केवल निष्क्रिय भी होता है, उस फिल्टर को निष्क्रिय फिल्टर कहते हैं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अगला में निष्क्रिय फिल्टर निष्क्रिय तत्वों से बना होता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे ऑपरेशन एम्पलीफायर नहीं, हाँ ये इसमें भी ध्यान रखना, ओपैम्प है ना, ये सक्रिय में लिखना, ऑपरेशन एम्पलीफायर भी सक्रिय में, ये निष्क्रिय, ये सक्रिय है। लेकिन ये कौन सा अनुपस्थित है? ये हो सकते हैं ना भाई, सक्रिय फिल्टर में सक्रिय भी हो सकते हैं, निष्क्रिय भी हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। बस इतनी सी ध्यान रखना, सक्रिय फिल्टर में सक्रिय भी हो सकते हैं, निष्क्रिय भी हो सकते हैं, लेकिन सक्रिय फिल्टर में कम से कम एक सक्रिय होना जरूरी है। और निष्क्रिय फिल्टर वो होगा जिसमें सभी के सभी अवयव निष्क्रिय होगा। कितना से फर्क है? निष्क्रिय फिल्टर निष्क्रिय तत्वों से बना होता है। निष्क्रिय फिल्टर निष्क्रिय ना, एफईटी निष्क्रिय ना, ट्रांजिशन निष्क्रिय ना, कैपेसिटर निष्क्रिय, बिल्कुल सही बात। ये सभी हमारे पास कौन से हैं? एक्टिव। निष्क्रिय फिल्टर 100% है, उसमें निष्क्रिय ही होना चाहिए। सक्रिय फिल्टर में सक्रिय और निष्क्रिय दोनों आ सकते हैं। ये बात क्लियर होती है ना भाई? ओके।
निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे सरल और सबसे सस्ता फिल्टर परिपथ है? बताइए इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे सरल और सबसे सस्ता फिल्टर परिपथ कौन सा है, ये बता दीजिए। सबसे सस्ता और सबसे सरल कौन सा फिल्टर है? श्रेणी प्रेरक, कैपेसिटर, चौक, आरसी। देखो भाई इंडक्टर तो हमारे पास सस्ता होता नहीं है, चौक भी इंडक्टर है। आप कहेंगे एल होता है, एल का आकार क्या होता है? बड़ा। आकार बड़ा है, पहली बात। पावर डिसिपेशन भी करेगा, डिसिपेशन करेगा पावर। तो एल तो हमारे पास है, सबसे सरल और सबसे सस्ता है नहीं, तो ये तो दोनों कर दो डिलीट। अब है कैपेसिटर इनपुट है आरसी, आरसी में आर और सी दोनों लगा और इसमें केवल कैपेसिटर लगा, तो केवल कैपेसिटर वाला ही करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? तो आप कहेंगे केवल कैपेसिटर वाला ही करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है भाई? केवल कैपेसिटर वाला ही करेक्ट है। ओके भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देख लो। ओके चलो भाई, ओके अगला है मामला। एक निश्चित आवृत्ति, एक निश्चित आवृत्ति के ऊपर की सभी आवृत्तियों को प्रतिबंधित करने वाला फिल्टर को क्या कहते हैं? ये भी मैंने आराम से बताया था। एक होता है लो पास फिल्टर, ये क्या होता है भाई? लो पास फिल्टर। ठीक है, लो पास फिल्टर है तो मेरे पास ये रहा लो पास फिल्टर है। लो फ्रिक्वेंसी को क्या करेगा? पास। और हाई फ्रिक्वेंसी को क्या करेगा भाई? मतलब स्टॉप। हाई फ्रिक्वेंसी को क्या करेगा? स्टॉप। ठीक है। दूसरा एक हाई पास फिल्टर होता है, वो हमारे पास क्या करता है? आप आराम से समझे, मैंने आपको ये जल्दबाजी बिल्कुल नहीं थी अपनी, ठीक है, बिल्कुल नहीं। हाई पास फिल्टर वो होता है जो हाई फ्रिक्वेंसी को पास करता है और लो फ्रिक्वेंसी को ब्लो करता है। ये जो इस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऊपर वाले फ्रिक्वेंसी को क्या करता है? पास। ये करता है स्टॉप। निश्चित आवृत्ति के ऊपर की सभी आवृत्तियों को प्रतिबंधित करता है। निश्चित आवृत्ति से ऊपर वाली को रोकता है, प्रतिबंधित का मतलब स्टॉप। निश्चित आवृत्ति ये रही, इससे ऊपर वाली सभी आवृत्तियों को प्रतिबंधित करता है, रोकता है, तो इसका मतलब कम आवृत्ति वालों को जाने दे रहा है। एक निश्चित आवृत्ति के बाद में सभी आवृत्तियों को क्या कर रहा है? तो सभी आवृत्तियों को प्रतिबंधित कर रहा है। तो ये हमारे पास कौन सा होगा? बैंड पारक फिल्टर, खास फिल्टर, उच्च पारक या निम्न पारक? तो आप कहेंगे ये लो पास फिल्टर है, और लो पास फिल्टर ये रहा भाई। कौन सा फिल्टर है? लो पास फिल्टर। ठीक है भाई, क्लियर? अगला भाई, ये फिल्टर कौन सा है? इसका भी मैंने आपको तरीका समझाया था। मैंने कहा पहले लो एफ बराबर 0, तो आपने लिया बराबर 0। अब इसमें इंडक्टर है तो एफ 0 है, तो एक्सएल का मान भी क्या आएगा? 0। 0 आएगा तो हमारे पास परिपथ ये इस प्रकार बन जाएगा। ये इनपुट है और ये आउटपुट है, तो बताओ आउटपुट का मान क्या आएगा? 0, क्योंकि शॉर्ट हो गया। यदि आप एफ बराबर अनंत करेंगे तो एक्सएल का मान भी हमारे पास क्या होगा? अनंत। ठीक है, एफ का मान अनंत करेंगे तो एक्सएल का मान भी क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वी आई, ये वी 0। ओके, अब यहाँ पर बताइए वी नोट बराबर क्या है? तो वी नोट बराबर वी आई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है निम्न आवृत्ति आई तब आउटपुट वोल्टेज क्या है? 0, और उच्च आवृत्ति है तो आउटपुट पर इनपुट के बराबर है। तो हाई फ्रिक्वेंसी को पास करा नहीं करा तो हाई पास फिल्टर होगा। क्या होगा? हाई पास फिल्टर हो गया। लो पास फिल्टर इसको बनाना है तो क्या करोगे? तो आप कहेंगे यदि ये आपको इस प्रकार देखे और आपके कैपेसिटर लगा देता ये यहाँ पर, तो ये आपके पास क्या बन जाता भाई? लो पास फिल्टर। इंडक्टर लगा दिया तो क्या बन गया? हाई पास फिल्टर। कितना फर्क होता है? कितना फर्क होगा, है कि नहीं भाई? तो ये लो पास और हाई पास फिल्टर आपका क्लियर है। अगला सवाल, बैंड पास फिल्टर वह है जो क्या है? बैंड पास फिल्टर क्या होता है? बैंड पास फिल्टर होता है जो एक निश्चित बैंड को पास करता है, जो निश्चित बैंड को पास करता है। निश्चित बैंड को पास कैसे? आप कहेंगे भाई कि बैंड पास फिल्टर में सिंपल लॉजिक बताता हूं मैं आपको, ऐसे जितना आपको कॉपी में बनाया ना उसी का रिवीजन करा देता हूं। तो आप कहेंगे ये तो है हमारे पास बैंड, यहाँ एफ रहेगा, यहाँ एफ रहेगा, जबकि लो फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी? स्टॉप। हाई फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी? स्टॉप। ये तो बैंड पास फिल्टर। एक होता है हमारे पास बैंड स्टॉप फिल्टर। क्या नाम आता है भाई? बैंड स्टॉप फिल्टर। पढ़ाया नहीं पढ़ाया भाई? बैंड स्टॉप का नाम एक है नोच फिल्टर। क्या? नोच फिल्टर। यहाँ बैंड रिजेक्ट फिल्टर भी लिखा था हमने। इसमें एक पर्टिकुलर बैंड को रिजेक्ट करते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं? पास करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा? तो आप कहेंगे भाई ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास है पास बैंड। ये भी हमारे पास क्या है? तो आप कहेंगे पास बैंड। और ये बीच वाला बैंड हमारे पास क्या है? स्टॉप बैंड। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर बैंड को स्टॉप किया तो बैंड स्टॉप फिल्टर। बैंड पास फिल्टर निम्न आवृत्ति संकेत भेजता है, ये लो पास है। उच्च आवृत्ति भेजता है, हाई पास है। दो आवृत्ति सीमाओं के बीच संकेत को भेजता है, बिल्कुल है, दो आवृत्ति सीमाओं के बीच संकेत को बहिष्कृत करता है, तो वो ये है जो दो आवृत्ति सीमाओं के बीच संकेत को क्या करता है? बहिष्कृत करता है। ये बैंड स्टॉप यानी कि नोच फिल्टर है। बैंड स्टॉप यानी कि नोच फिल्टर है। क्लियर? ओके ओके भाई, अगला देखो। एसी मेन से उत्पन्न हुई 50 हर्ट्ज की भनभनाट वाली आवाज को रोकने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है? एसी मेन से उत्पन्न हुई 50 हर्ट्ज की भनभनाट की आवाज को 50 हर्ट्ज एक पर्टिकुलर बैंड है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति को रोकना है। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति को क्या करना है? रोकना है। तो कौन सा काम में लिया जाएगा? बताओ भाई। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को एक निश्चित बैंड को रिजेक्ट करना है, निश्चित 50 की आवाज को क्या करना है? रोकना है, निश्चित बैंड को रिजेक्ट करना, उसे कहते हैं नोच फिल्टर। नोच फिल्टर का दूसरा नाम क्या होता है? बैंड रिजेक्ट। बैंड रिजेक्ट, इसी को क्या कहते हैं? बैंड स्टॉप, यानी निश्चित बैंड को रोकना, यही होता है। ऑल पास फिल्टर किसे कहते हैं? एक और बता दिया नाम, ऑल पास फिल्टर, जो सभी आवृत्तियों को पास करता है। तो ये क्या करेगा भाई? सभी आवृत्तियों को पास, जो सभी आवृत्तियों को पास करता है ना, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे वो हमारे पास कहलाएगा नोच फिल्टर। ओके, नहीं ऑल पास फिल्टर। अब ये है ओप एम्प है, हाँ, ऊपर क्या लगा दिया आपने? ऊपर लगा दिया कैपेसिटर। अब एक तो आपको कैपेसिटर सोल्व करना आए तब मामला बने, यदि कैपेसिटर सोल्व करना नहीं आए तो आपके पास अलग तरीके का मामला ये बन जाता है। बताइए कौन सा है? तो देखो एफ बराबर 0 यदि करते हैं तो ये कैपेसिटर है जो ओपन हो जाएगा, कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, कैपेसिटर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटर ओपन हो जाएगा तो यहां से क्या होगा? ये ओपन होगा तो ये धारा का ये मार्ग होगा, वी आउटपुट हमें मिल जाएगा। ठीक है, और यदि एफ बराबर अनंत है तो कैपेसिटर होगा शॉर्ट,
और जैसे ही कैपेसिटर शॉर्ट हुआ तो ये वी नोट है तो यही वी नोट है, और ये जीरो तो वी नोट का मान क्या आ गया जीरो। एफ अनंत हुआ तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा जीरो। तो यानी हाई वोल्टेज पे तो मिलेगा नहीं, तो केवल कहां मिलेगा, लो वोल्टेज पे। तो यहाँ फिर इसको याद रख दो, लो पास फिल्टर आपको नहीं आता है तो ध्यान रख लो कि ये हमारे पास कौन सा है, तो लो पास फिल्टर है। कौन सा है, लो पास फिल्टर है, रह जाएगा ध्यान में, लो पास फिल्टर। अगला, बिना फिल्टर के रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट कैसा आता है, ये मैंने आते ही आज बता दिया था। कंपाइन मान एसी नहीं, कंपाइन मान डीसी है। बिना फिल्टर का रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट कैसा आता है, रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट ये है, प्योर एसी प्रदान करोगे पल्स सेटिंग डीसी मिलेगी, ये है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का आउटपुट क्या आएगा, पल्स सेटिंग डीसी आएगा। तो रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा आएगा भाई, तो आप कहेंगे रेक्टिफायर का आउटपुट आएगा पल्स सेटिंग डीसी, यानी कंपाइन मान डीसी, शुद्ध डीसी नहीं आएगा। ऊपर लेना भाई। गुरु जी कल की फेक न्यूज का असर दिख रहा है, कल वाले दिन में 25 स्टूडेंट लाइव होते थे, आज 11 लाइव है ना। अरे वो क्या बड़ा निश्चित होकर सोए हैं मैं और क्या कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं अरे कंपटीशन कम है, आप मेरी बात नहीं मानते हो। लोग सोने का बहाना ढूंढ रहे हैं, पढ़ तो जबरदस्ती रहे हैं। ढंग से पढ़ने वाला हर बच्चा सेलेक्ट होगा, और मैं इस भर्ती में दावे के साथ कह रहा हूं, पहले दिन से कह रहा हूं, प्री एग्जाम उससे पहले से कह रहा हूं, है कि नहीं। बढ़िया तरीके से पढ़ो भाई। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर क्या है, दीर्घ आयु, नियत आयु, आजीवन, अल्प आयु उपकरण। बताइए ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या होता है। दीर्घ ट्रांजिस्टर की हमारे पास आयु क्या होती है, ज्यादा होती है, लॉन्ग लाइफ। ट्रांजिस्टर हमारे पास होता है लॉन्ग लाइफ डिवाइस है, लंबी जीवन काल होता है ट्रांजिस्टर का, ठीक बात है। अच्छा अब देखो एक बात ट्रांजिस्टर के बारे में, ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, ओके। ये हमारे पास क्या होता है, तो आप कहेंगे सॉलिड स्टेट डिवाइस है, ठोस अवस्था युक्ति है, सॉलिड स्टेट डिवाइस है। ट्रांजिस्टर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, बीजेटी। तो बीजेटी की फुल फॉर्म बताओ क्या होगी, तो आप कहेंगे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। बाईपोलर का मतलब ये हो गया भाई, ये हमारे पास हिंदी में कहते हैं तो द्विध्रुवी युक्ति है। कौन सी युक्ति है, तो द्विध्रुवी युक्ति है। बीजेटी हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे बीजेटी हमारे पास बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी ये कौन सी युक्ति है, सॉलिड स्टेट डिवाइस है। ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिस्टर होगा ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। जो ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर होगा उसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं, और इसका जीवन काल ज्यादा है, तो आप कहेंगे ये लॉन्ग लाइफ डिवाइस है। ये कौन सी डिवाइस है भाई, तो आप कहेंगे ये लॉन्ग लाइफ डिवाइस है, ठीक है, ओके। कौन सी डिवाइस है, लॉन्ग लाइफ डिवाइस है। ट्रांजिस्टर सिग्नल को किससे किस तक स्थानांतरित करता है, बताइए भाई। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर आपने ये तो लिखा, ट्रांजिस्टर होता है तो ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर है। अब यानी प्रतिरोध का स्थानांतरण तो करता है, लेकिन कौन सा करता है, तो निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध तक। सिग्नल को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस तक स्थानांतरण करता है, निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध तक स्थानांतरण करता है। कितना करेगा, निम्न से उच्च, क्लियर मामला। ट्रांजिस्टर विद्युत प्रवाह में पर्याप्त मात्रा के साथ कम वोल्टेज पर काम करते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, हाँ जी, कम वोल्टेज पर काम करता है। तो ट्रांजिस्टर हमारे पास है क्या, देखो कि एक हमारे पास जो बीजेटी होता है ना, ये बीजेटी हमारे पास इस प्रकार का नेचर होता है बीजेटी का। अब इसको नाम आप क्या दोगे, ये आप कमेंट करके बताओ। जैसे मान लो मैंने लिख दिया बीटा आईबी, इसका मतलब हो गया कि ये करंट सोर्स है, किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, करंट के द्वारा। तो ये कहेंगे करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स है, कौन है, बीजेटी है। तो ये हमारे पास धारा नियंत्रक धारा युक्ति है, धारा स्रोत है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स है। जबकि हमारे पास बाकी के वोल्टेज सोर्स होते हैं, एपीटी मोसफेट, ये क्या होता है, वोल्टेज सोर्स। जबकि ये कौन सा है, करंट सोर्स है। तो बताइए स्पीड ड्राइवन वोल्टेज करंट ड्राइवन फ्रीक्वेंसी ड्राइवन, करंट संचालित उपकरण है भैया, किसके द्वारा संचालित है, करंट के द्वारा। होता भी कौन सा है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स है, क्लियर। हाँ धारा स्रोत है ना भाई, बिल्कुल। इसका मतलब भी क्या है, तो इसका मतलब है धारा स्रोत। धारा स्रोत में वोल्टेज द्वारा कंट्रोल हो रहा है, धारा के द्वारा कंट्रोल, धारा के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। धारा नियंत्रक धारा स्रोत, ये को धारा नियंत्रक धारा स्रोत है, बराबर भाई, ओके। अगला लोग, ट्रांजिस्टर का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ गलत है, बताओ भाई। ट्रांजिस्टर में विद्युत खपत कम हो रही है, तो ये तो लाभ अच्छा लाभ है ना, खराब लाभ इसमें कैसे हो सकता है, ये लाभ हमारे पास अच्छा है। कम लागत है, आकार में छोटा, ये भी अच्छा लाभ है। फास्ट स्विचिंग स्पीड है, ये भी अच्छा लाभ है। उच्च प्रदर्शन स्पीड मतलब चलने के लिए हाई वोल्टेज है, ये अच्छा लाभ नहीं है, ये नुकसान है। फास्ट स्विचिंग के मामले में ऐसा लिखना कि सबसे ज्यादा स्विचिंग की स्पीड किसकी होती है, मोसफेट की। मोसफेट के बाद में किसकी आएगी, बीजेटी की। बीजेटी से कम किसकी होगी, जेएफईटी की। अब पूछे मोसफेट की फुल फॉर्म क्या है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जेएफईटी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये मामला है। तो हमारे पास उच्च प्रचालन वोल्टा है, उच्च प्रचालन वोल्टा है, ठीक है। तो ये हमारे पास है उच्च प्रचालन वोल्टेज, हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज। ट्रांजिस्टर निम्नलिखित में कौन सा लाभ गलत है, तो आप कहेंगे इसकी हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज कैपेसिटी होती है, ऑपरेशन हाई वोल्टेज नहीं होता, सॉरी कम वोल्टेज ऑपरेट होता है, ये लाभ नहीं है। बाकी फास्ट स्पीड है, हाँ जेपीटी तुलना में, लेकिन मोस्ट स्पीड से कम है, लेकिन स्पीड कैसी होती है, और बाकी सारे फायदे, ये फायदा नहीं है, ओके। बीजेटी का आधार क्या है, बहुत बढ़िया बात है। ये बीजेटी है, बीजेटी 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 एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है, ठीक है। तो बीच का, अब मैंने इसको भी बोलना पड़े तो मैं क्या कहूंगा, यही एमिटर है, इसी को बेस कहूंगा, इसको कलेक्टर कहूंगा। तो बीजेटी के आकार में क्या होता है, छोटा, ठीक है। डोपिंग भी क्या होती है, कम। तो हल्की डोपिंग होती है, बिल्कुल सही बात है। मध्य डोपिंग है, नहीं, अति डोपिंग नहीं है, हल्की डोपिंग है। और बीजेटी का आधार क्या होता है, आधार आकार में छोटा है, आकार में छोटा, ठीक है। और रही बात है डोपिंग के बारे में, यहाँ पर पहले चर्चा करने की, तो ध्यान से देख लो। डोपिंग हमारे पास सबसे ज्यादा किसकी होती है, एमिटर की। उसके बाद कलेक्टर की, सबसे कम होती है बेस की। जिसकी डोपिंग ज्यादा होगी उसमें धारा भी क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा धारा किसकी होगी, तो आप कहेंगे एमिटर की। उसके बाद किसकी होगी, उसके बाद कलेक्टर। सबसे कम धारा किसकी होगी, तो सबसे कम धारा भी बेस की होगी। तो ये आगे हमारे पास डोपिंग, डोपिंग के बाद हमारे पास किसका मामला आ गया भाई, धारा का। एमिटर, कलेक्टर और बेस। चलो भाई, एमिटर, कलेक्टर और बेस हो गया, यहाँ भी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अब इसके बाद में आगे के और आगे बढ़ते हैं। पूछे आकार में कौन बड़ा है, आकार में कौन बड़ा है, तो आकार में सबसे बड़ा कलेक्टर, कलेक्टर से छोटा कौन है, एमिटर, एमिटर छोटा है बेस। आकार में जो बड़ा होगा, प्रतिरोध भी किसका ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे प्रतिरोध हमारे पास कलेक्टर का ज्यादा, फिर एमिटर का, फिर बेस का। और प्रतिरोध भी जिसका ज्यादा है वो उष्मा यानी हीट भी क्या प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा करेगा। हीट भी कौन प्रोड्यूस ज्यादा करेगा, जिसका आकार बड़ा होगा। अब मैं आपको इसमें पूछता हूं, आप मुझे बताइए, पहला सवाल लिखता हूं, इसमें टर्मिनल कितने हैं। पहला सवाल, एक नंबर लिख के आंसर देना है। दूसरा नंबर सवाल, परत कितनी है, परत यानी कि लेयर कितनी है, लेयर। तीसरा सवाल, इसमें जंक्शन कितने हैं, ठीक है। चौथा सवाल,
इसमें अवक्षय परत कितनी है बताइए, चारों सवाल उत्तर दे दो। ओके, देखो पहले का देखो, आप पता नहीं किसका उत्तर देना, 3 2 और 1 ऐसे घूम रहे हो। हाँ ऐसे चाहिए, जैसे राहुल पंडित ने लिखा है या राज चौधरी ने लिखा है या ऋतिक ने लिखा, वैसे लिखो तो क्लियर समझ आ जाता है। टर्मिनल कितने हैं 3, परत कितनी है 3, जंक्शन कितने हैं 2, अवक्षय परत कौन कितने हैं 2, 33 22 उत्तर होगा। जिसने 33 22 नहीं है उसका गड़बड़ है। सवाल 4 है ना भाई, 33 22 है नहीं है, बिल्कुल 33 22 वाला सब करेक्ट है। 4 परत दिख रही है लक्की सिंह को, कहां दिखती है 1 2 3, अवक्षय परत कहां बनती है हमेशा भाई, जंक्शन के ऊपर अवक्षय परत बनती है नहीं बनती है, बस परत में अवक्षय परत फर्क है। 33 22 उत्तर होगा। 2 जंक्शन अवक्षय परत भी 2, 2 परत 2 नहीं है, परत 3 है, अवक्षय परत 2 है, ये परत ध्यान रखना। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिशन में क्या होता है, तो जंक्शन कितने होते हैं 2 होते हैं, 2 जंक्शन है तो 3 लेयर, ये लो उत्तर अभी अभी हमने किया। लेयर कितने 3, जंक्शन कितने 2, अवक्षय परत कितनी है 2, अवक्षय परत जंक्शन के अनुसार होती है, ठीक है। लेयर 3 है, जंक्शन कितने 2। हाँ बताइए, इसमें डोपिंग का मामला पूछा है, द्विध्रुवीय संधि में एमिटर बेस और कलेक्टर में अपमिश्रण सांद्रण अनुसार बदलता है। इसमें डोपिंग किसकी ज्यादा है, एमिटर की, बिल्कुल सही बात है, एमिटर की ज्यादा है। फिर बेस सबसे कम, कलेक्टर नहीं, सबसे कम तो बेस की। एमिटर कलेक्टर बेस, ये कौन सा आएगा सी। अच्छा, इसी के कारण आपने ये को लिखा था, एमिटर की धारा है जो कलेक्टर की धारा से ज्यादा होगी, कलेक्टर धारा बेस धारा से ज्यादा होगी। आगे बढ़ के ये भी लिख सकते हैं, एमिटर की धारा है जो बेस धारा और कलेक्टर धारा का योग है, और ये जो बेस धारा और कलेक्टर धारा का योग है ना, इस ध्यान रखना, बेस धारा को आप कहते हैं माइनॉरिटी करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, माइनॉरिटी करंट। माइनॉरिटी करंट है जो आप किससे कहेंगे, तो आप कहेंगे बेस धारा को आप कहेंगे माइनॉरिटी करंट। क्या कहेंगे, माइनॉरिटी करंट। क्लियर, ओके, बढ़िया बात। अगला देखो, ट्रांजिस्टर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताओ भाई। ट्रांजिस्टर के लिए इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है, फटाफट बताओ। ट्रांजिस्टर के लिए कौन सा कथन सत्य है। उत्सर्जक को भारी मात्रा में डोप किया गया है, आधार को हल्का सा डोप किया गया है, कलेक्टर को मामूली डोप किया गया है, बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो बताइए सत्य, कौन सा कथन है, बताओ भाई। उत्सर्जक भारी मात्रा में डोप किया गया, बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा। आधार को हल्का डोप किया गया, सबसे कम है। कलेक्टर को मामूली डोप किया गया, मामूली क्या होगा भाई, मामूली द कलेक्टर इज लाइटली डोप्ड और द बेस इज लाइटली डोप्ड। अब इनमें मेरा क्या है, अंतर स्पष्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है कि नहीं भाई। ये भारी मात्रा पहला और दूसरा सही आएगा, और पहला और दूसरा आएगा तो ये कह रहा केवल पहला, पहला तो सही, यही भारी मात्रा डोप है, आधार हल्का डोप ये भी सही है, तो इसका मतलब हिंदी गड़बड़ होगी, बाकी आंसर तो यही सही निकलेगा, सी बनेगा। और मैंने डोपिंग के बारे में बताया, ऑप्शन में ये करूंगा, और डोपिंग के बारे में बताया सबसे ज्यादा एमिटर की, उसके बाद कलेक्टर, सबसे कम बेस की। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से यही बैठता है, पहला सही है, पहला सही है, दूसरा भी सही है, पहला और दूसरा ये नहीं है, पहला और तीसरा है, ये केवल पहला है, ये केवल दूसरा है, जबकि पहला और दूसरा 100% करेक्ट है, तो तीसरा भी करेक्ट होगा ऑटोमेटिक। हाँ ऑप्शन से कर दिया ना भाई, ऑप्शन अनुसार सी बनेगा, मामूली मतलब थोड़ा कम, जो भी है भाई, जो भी कर दिया, लेकिन ऑप्शन हिसाब से सी बनेगा। ट्रांजिस्टर में जो चिन्ह बाहर की ओर इशारा करने वाला तीर क्या है, ये देखो, ट्रांजिस्टर में जो तीन चिन्ह बाहर निकलता है, और एक है ट्रांजिस्टर में चिन्ह अंदर आता है, बाहर निकलने की जरूरत थोड़ी हुआ, ये तो तीर है, ये अंदर है। जो अंदर की तरफ आएगा वो हमारे पास पीएनपी है, प्रवेश है, और बाहर निकलेगा वो एनपीएन है, एनपीएन। अब इसको और बता दूं, ये हमारे पास होता है एमिटर, ये होता है बेस, ये होता है कलेक्टर। इसमें ये एमिटर और ये बेस, ये कलेक्टर। एमिटर में हमारे पास क्या पी है, बेस में क्या है एन है, और यहाँ पर क्या है पी, धारा पी से एन ही जा रही है। यहाँ पर देखो क्या है एन, पी और एन, धारा पी से एन ही जा रही है, जारी नहीं जा रही है। तो ये ट्रांजिस्टर चिन्ह में बाहर की ओर इशारा करने वाला तीर क्या कहलाता है, जो बाहर की ओर इशारा करने वाला तीर बताओ क्या कहलाएगा, अमीटर, कलेक्टर, बेस या ओवर करंट, बताइए क्या कहलाएगा। तो बाहर की ओर इशारा करने वाला तीर क्या कहलाएगा, सब आंसर एमिटर आ गया, बिल्कुल सही है। जो तीर है वो बाहर की ओर इशारा करने वाला तीर है, किस पर है, एमिटर पर है। बेस से तो निकल गया, अंदर की ओर होने वाला कहां पर है, बेस पर है, बाहर की ओर वाला एमिटर पर है। अगला ये रहा भाई, ये हमारे पास कौन सा है, तो इसमें देखो तीर का निशान प्रवेश कर रहा है, प्रवेश कर रहा है तो पीएनपी, प्रवेश कर रहा है क्या होगा पीएनपी। ये तो कोई ट्रांजिशन नहीं होता है। एनपीएन में क्या होता है, बाहर निकलता है, तो एनपीएन तो वो होता है जो बाहर निकलता है, एनपीएन में बाहर निकलना, पीएनपी में क्या होता है प्रवेश होना, बस ध्यान रखिएगा। ट्रांजिस्टर के अंकन में पहला अक्षर इसके किसको दर्शाता है, दूसरा अक्षर किसको दर्शाता है। जैसे मान लो मैंने डायोड का आपको बताया था, उसी बात को आप ध्यान रखो। डायोड मैंने आपको ये कल कराया था सवाल BY127, तो ये हमारे पास पदार्थ का बताया नहीं बताया, ये हमारे पास उपयोग या प्रयोग बताया नहीं बताया, उपयोग या प्रयोग है, तो ठीक है। तो ये पदार्थ है, पदार्थ में आपने क्या लिखा था, ए आएगा तो जर्मेनियम है, बी आएगा तो सिलिकॉन है, सी आएगा तो गैलियम आर्सेनिक है, और आर आएगा तो कैडमियम सल्फेट, ये लिखा ना भाई। प्रयोग में क्या लिखा था, वाई आएगा तो रेक्टिफायर है, वाई आएगा तो क्या है रेक्टिफायर, और जेड आएगा तो क्या है जीनर है। वाई आएगा तो रेक्टिफायर है और जेड आएगा तो क्या है भाई जीनर है, ठीक है ना। BY127, BY127 है, ओके भाई। तो हमारे पास ये हो जाएगा सामग्री और प्रयोग, ये ऑप्शन है। सर एमसीक्यू बेस में डाल दो, क्लास से 2 बार पढ़ देंगे, डाल दी ना भाई कल, हाँ कल तक डाल दी एमसीक्यू बेस में। एमसीक्यू बेस में पुरानी क्लास से 5 आ चुकी है, ये छठी है, इतनी क्लास आएगी, या और डालें। एमसीक्यू बेस में क्लास अपलोड है, अपलोड कर दी गई है, ओके भाई। यदि ट्रांजिस्टर का इनपुट और आउटपुट जंक्शन रिवर्स बाइस है तो ऑपरेशन का क्षेत्र क्या है। कई बच्चे पूछना चाहते हैं एमसीक्यू बेस क्या है। एमसीक्यू बेस में भाई सभी तरह का है, एमसीक्यू बेस जो लिए हुए हैं वो कमेंट करके बताओ भाई, आपको दुर्ग सर ने मशीन कैसे कराई है, फटाफट करो भाई, कि आप कमेंट करो रिवीजन आपको दुर्ग सर ने मशीन का रिवीजन आपको करा दिया क्या, आपको पावर सिस्टम का रिवीजन करा दिया क्या। और कल क्लास होने वाली थी मेजरमेंट के, लेकिन सर थके हुए थे थोड़ा, क्योंकि संडे को यहाँ लंबी क्लास होती है ना, तो उस टाइम पे सो नहीं पाते, तो कैसे कराइए, इससे आपको पता चलेगा कि बच्चे किस लेवल तक तैयारी करते हैं। मैं तो सब कराता ही हूँ, मुझे आप जानते हो एनी टाइम ही,
एक नंबर करी, बढ़िया शानदार करी। आप ये कमेंट देख लो भाई, मैं तो जो मेरा है पहला मॉड्यूल मैं करूंगा, दूसरा मैं करूंगा, चौथा मैं करूंगा, ठीक है। तीसरा मॉड्यूल और पांचवा मॉड्यूल कौन करते हैं? ध्रुव सर। और देखो सबसे ज्यादा सवाल तो पहले मॉड्यूल का आते हैं, वो तो पूरे में से पूरे आएंगे। अगले 2 नंबर पर सबसे ज्यादा बच्चों को रहता है मशीन का, और मशीन बहुत जबरदस्त पढ़ता है, बहुत जबरदस्त पढ़ता है वो, बहुत बढ़िया बेस्ट क्लास है। हाँ बहुत अच्छी क्लास है, मजा आ गया। तो बस यही यही खास बात है, यही खास बात है। अब एमसीक्यू बेस कंप्लीट नहीं करो, कंप्लीट नहीं चल रहा है क्या? अधूरा चल रहा है क्या? पढ़ बेटा पढ़, सब कंप्लीट है और सब कंप्लीट चलेगा, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। छोड़ने वाले क्या हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। हाँ आपके साथ धोखाधड़ी है। क्यों? एमसीक्यू बेस पढ़ना नहीं चाहिए तो आपके लिए सही होता था। एमसीक्यू बेस जिन बच्चों ने लिया है, फीस दिया है, तो भाई उसको मेटर एक्स्ट्रा तो मिलेगा। अब 4 नंबर 5 नंबर मिले, 7 नंबर का एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसा नहीं भाई एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो वो तो आप ऐसे कैसे होगा? एक ट्रांजिट इनपुट आउटपुट जंक्शन दोनों रिवर्स बाइस में, तो ऑपरेशन का क्षेत्र क्या होगा ये मैं आपको लिखा देता हूं। देखो एक होता है एक्टिव मोड, एक कौन सा मोड होता है भाई? एक्टिव मोड। उसके बाद सभी सवाल उत्तर देना। एक होता है सैचुरेशन मोड, एक होता है सैचुरेशन मोड। आप किसी भी बच्चे से, बाकी के जिनके पास नहीं है वो किसी भी बच्चे से पूछ लेना भाई। ये तो मैं ओपन प्लेटफॉर्म पर पूछ रहा हूं ना, यूट्यूब पर, कि भाई कैसे पढ़ाया गया है। पढ़ने में आपको दिक्कत हो तो हमारी जवाबदारी है, पढ़ने में दिक्कत आने नहीं देंगे। और बाकी देखो कि पैसा यदि 200-400 लगता है, ये आपको लगना पड़ेगा। आप किस लिए पढ़ाई करें? नौकरी के लिए। और नौकरी क्यों करना चाहते हैं? तनख्वाह के लिए। तनख्वाह से क्या होगा? घर चलेगा। तो भाई बात बढ़िया है, बहुत बढ़िया, सही बात है, घर चलना भी चाहिए। और हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? हमारा भी घर चले। सही बात है कि गलत है? इसमें और कोई किंतु परंतु है नहीं, ऐसा तो है नहीं भाई। लेकिन जो काम करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं, मेहनत करते हैं, फीस लेते हैं, लेकिन शिद्दत के साथ पढ़ाते हैं। जो पढ़ाते हैं वो पूरा पूरा काम आता है, ये मामला है। इस चीज की श्योरिटी रहती है, तो उसमें किसी बच्चे को तकलीफ नहीं है। यदि हमने बच्चों से फीस ली फिर नहीं पढ़ा, वो गड़बड़ी है। फीस लेने के बाद में फीस हम लेते हैं, लेकिन उसके बाद पढ़ाते हैं हम एक नंबर का शानदार जबरदस्त, है कि नहीं? तो वो तो चीज देखो उस हिसाब से चलेगी। अब ये तो देखो आप कहेंगे ना, एक हमारे पास 2 जंक्शन होते हैं ना भाई, एक एमिटर बेस जंक्शन और एक है कलेक्टर बेस जंक्शन। कि सर फीस लो ही मत, फ्री पढ़ा दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताओ कितने साल आप गवर्नमेंट नौकरी में फ्री काम कर देंगे क्या? गवर्नमेंट का नहीं करेंगे ना। आप कहेंगे सीएल कौन सी मिलेगी, पीएल कौन सी मिलेगी, और कौन सी छुट्टियां आ रही है, अरे अल्लाह यार शिवरात्रि तो संडे को आ गई, आपको टेंशन और होगी इस बात की भी, ये तो मंडे को आनी चाहिए छुट्टी तो मिलती। ऐसे ऐसे सोचते हैं। इसका मतलब आप भी तनख्वाह तो आप भी कमाना चाहते हैं, उसी से आपका घर चलेगा, कायदे की बात है, हमारा इसी से चलता है। एमसीक्यू फ्री कर दो। फ्री तो भाई उस दिन कर देंगे जिस दिन तू मेरे पास आजा, लिख दे कि भाई मैं गवर्नमेंट को फ्री में सर्विस दूंगा, उस दिन फ्री कर देंगे। आजा स्टाम्प पेपर पर लिखवा लेते हैं तेरे से है कि नहीं? फ्री में कुछ नहीं होता है, मेहनत के पैसे लगते हैं। एक्टिव मोड होता है फॉरवर्ड बाइस, कलेक्टर बेस होता है रिवर्स बाइस, वो है एक्टिव मोड। एक्टिव मोड का रूप, सर को गुस्सा ज्यादा आता है, शांत करो, लेकिन पढ़ाते शानदार है, कायदे का गुस्सा करते हैं, नहीं पढ़ जाते हो ना तो डांटते हैं, मेहनत पूरी करते हैं। फॉरवर्ड और दोलित रूप में कौन से काम करते हैं? एक्टिव मोड में। सैचुरेशन कब होता है? जब दोनों हमारे पास कौन सा बाइस होता है? तो आप कहेंगे फॉरवर्ड बाइस। और कट ऑफ कौन सा होता है? जब दोनों हमारे पास कौन सा बाइस होता है? रिवर्स बाइस। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस है जो हमारे पास सैचुरेशन, कट ऑफ, ये हमारे पास रहा। इसमें एज क्या काम करेंगे? एज स्विच काम करेंगे। स्विच में फॉरवर्ड में क्या होगा? और कट ऑफ में क्या होगा? ऑफ। और रिवर्स एक्टिव में हमारे पास क्या? एक्टिव का उल्टा है, ये है रिवर्स बाइस और ये है फॉरवर्ड बाइस। ये टेबल है जो हमारे पास। हाँ गुस्सा करना चाहिए, जायज गुस्सा है। गुस्सा किस पे करते हैं? पढ़ाने के लिए करते हैं ना, ऐसे नहीं पढ़ने के लिए थोड़ी कहते हैं। आपको पढ़ने के लिए कहते हैं, नहीं पढ़ते तो गुस्सा करते हैं। तो ये तो अच्छी खास बात है भाई, इतना करता कौन? इतना वही करता जो दिल से पढ़ते हैं, वो करते हैं, गुस्सा हो जाता है। मेहनत करते हैं तो आ जाता है, आना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो अच्छी बात है। लेकिन क्लास शानदार होनी चाहिए, कंटेंट शानदार होना चाहिए, और पढ़ाई में आपके दम होना चाहिए, ताकि नौकरी आपकी ही लगे। ओके, अब देखो इस सवाल का उत्तर क्या होगा। इस सवाल का है इनपुट और आउटपुट जंक्शन रिवर्स बाइस है तो ऑपरेशन का क्षेत्र क्या है? ऑपरेशन एक्टिव है क्या? ना, दोनों रिवर्स बाइस है तो कट ऑफ है। कट ऑफ में किस प्रकार काम करेगा? ऑफ। दोनों फॉरवर्ड होता है तो क्या होता है भाई? सैचुरेशन, वो ऑन का काम करते हैं। लेकिन दोनों कौन सा बाइस में लिखा है? रिवर्स बाइस में लिखा है। इस बात को देखो, दोनों रिवर्स बाइस में है तो हमारे पास कट ऑफ मोड है। स्मार्ट मीटर वो मध्य प्रदेश वालों का मैं ले लूंगा भाई क्लास। ट्रांजिस्टर खुले स्विच की तरह होता है। ट्रांजिस्टर किसकी स्विच की तरह होता है? तो ट्रांजिस्टर एक खुले स्विच की तरह होता है। ओके जी, पहला उत्सर्जक संधि यानी एमिटर जंक्शन, संग्रह संधि यानी कलेक्टर जंक्शन, दोनों हमारे पास पक्ष रिवर्स बाइस है। बिल्कुल सही बात है, ये खुला स्विच है यानी ऑफ है। ऑफ होगा तो दोनों कौन से बाइस में होगा? रिवर्स बाइस में। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया भाई, बिल्कुल। पूछा कि पहला है जो पक्ष है और संग्रह है जो अग्र है, तो ये है क्या? ये तो रिवर्स एक्टिव है। ये कौन सा हो जाता है? रिवर्स एक्टिव मोड। आप कहते हैं दोनों, ये पहला फॉरवर्ड दूसरा रिवर्स है, तो ये होता है एक्टिव मोड। दोनों फॉरवर्ड है, एमिटर कलेक्टर दोनों फॉरवर्ड है, दोनों फॉरवर्ड है तो सैचुरेशन। ये मैंने अभी भी कराया था आपको। एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए निम्नलिखित में से सक्रिय क्षेत्र प्रचालन के लिए क्या सही है? एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए निम्नलिखित में से सक्रिय क्षेत्र प्रचालन के लिए बताइए क्या सही है? उत्सर्जक आधार संधि विक्रम बाइस होती है, रिवर्स बाइस होती है। आधार कलेक्टर संधि अग्र बाइस होती है। उत्सर्जक आधार संधि रिवर्स बाइस होती है। आधार कलेक्टर संधि अग्र बाइस होती है। क्या ये बात सही है? तो आप कहेंगे उत्सर्जक आधार संधि रिवर्स बाइस होती है सक्रिय क्षेत्र के लिए। ना ना, सक्रिय में उत्सर्जक आधार रिवर्स बाइस नहीं है। उत्सर्जक आधार फॉरवर्ड है, कलेक्टर रिवर्स बाइस, बिल्कुल सही बात है। एमिटर बेस जंक्शन है जो फॉरवर्ड बाइस है, कलेक्टर बेस जंक्शन है जो रिवर्स बाइस है, वही हमारे पास एक्टिव मोड है। वही कौन सा मोड है? एक्टिव मोड है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा क्या किसके द्वारा प्रवाहित होती है? होल के द्वारा। किसके द्वारा प्रवाहित? होल के द्वारा। और होल क्या होगा? ये रहा। अब होल के द्वारा क्यों होगी? कि पीएनपी में आप तो बहुसंख्यक आवेश कौन से हैं? तो आप कहेंगे बहुसंख्यक आवेश जो होते हैं वो है होल। और अल्पसंख्यक कौन से हैं? अल्पसंख्यक कौन से हैं? तो अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन है। बहुसंख्यक कौन से हैं? तो बहुसंख्यक होल है। और अल्पसंख्यक कौन से? तो अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन है, बहुसंख्यक होल है। तो बहुसंख्यक होल होते हैं और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमारे पास काम हो गया छेद का, करेक्ट, होल्स का, क्वार्टर के दो। एनपीएन आधार के साथ धनात्मक सप्लाई पर दूसरे ट्रांजिट टर्मिनलों का ओम मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल कह रहा है एनपीएन आधार के साथ धनात्मक सप्लाई पर दूसरे ट्रांजिस्टर टर्मिनलों पर ओम मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? ठीक है, धनात्मक सप्लाई पर टर्मिनल पर पाठ्यांक क्या होगा? धनात्मक पॉजिटिव सप्लाई है। पॉजिटिव सप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा भाई? फॉरवर्ड बाइस है। क्यों होगा? क्योंकि पी है प्लस का और पी को धनात्मक देंगे, फॉरवर्ड बाइस है। फॉरवर्ड बाइस है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा भाई? कम। तो यही मामला होगा भाई, निम्न प्रतिरोध करोगे। उच्च प्रतिरोध, खुला, अनंत, सभी एक बारे में बात करें सबसे। हमें ये शॉर्ट के बारे में हिसाब से बात हो रही है। सी आंसर करेक्ट है। अगला भाई
उबेनिष्ठ आधार विन्यास, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें हमारे पास क्या होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। देखो कि हमारे पास एक है कॉमन बेस, एक है कॉमन एमिटर, एक है कॉमन कलेक्टर, तीन है। ठीक है, अब मैं इसकी टेबल पूरी समझाता हूँ, टेबल ही कराता हूँ मैं तो, टेबल ज्यादा कराता हूँ तो क्या है, टेबल में सार आ जाता पूरा। अब है हमारे पास इनपुट प्रतिरोध, आउटपुट प्रतिरोध, धारा गेन, विभव गेन, पावर गेन और फेज अंतर। अब देखो, कॉमन बेस में इनपुट इंपेडेंस क्या होता है, लो, ठीक है ना, और कॉमन कलेक्टर में होता है हाई। और इसमें इनपुट इंपेडेंस लो होता है, आउटपुट इंपेडेंस क्या होता है, हाई, और यहाँ आउटपुट इंपेडेंस होता है लो। तो ये तो एज ए बफर काम कर लेता है, एज ए क्या काम करता है, बफर, यानी इंपेडेंस मैचिंग, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इंपेडेंस, ये लिखा ना नाम भाई, इंपेडेंस मैचिंग के रूप में काम करता है। ये दोनों केस में क्या करता है, मीडियम, ये भी मीडियम। धारा गेन, आउटपुट प्रतिरोध हाई है तो आउटपुट पर धारा क्या, लो, तो धारा गेन क्या हो जाएगी, लो, तो वोल्टेज गेन हाई। और इसमें आउटपुट प्रतिरोध लो है तो धारा क्या हो जाएगी, हाई, हाई, ये लो, ये भी मीडियम है। अब यहाँ पर ये होता है लो, ये होता है हाई, और ये होता है मीडियम, और ये होता है 0 डिग्री फेज अंतराल, कॉमन एमिटर 180 डिग्री, 0 डिग्री, सबसे ज्यादा कॉमन एमिटर का प्रयोग किया जाता है। फेज अंतराल कितना डिग्री, 180 डिग्री, पावर गेन सबसे ज्यादा। और पूछा इनपुट प्रतिरोध कॉमन बेस में क्या होता है, लो होता है। इनपुट प्रतिरोध की लो, इनपुट प्रतिरोध क्या आवश्यकता है कॉमन बेस में, ठीक है। बेस कहां से ले, कोटिल क्लास ऐप डाउनलोड कर लो, बेस में ही मिलेगा आपको भाई। एक ट्रांजिस्टर के सामान्य उत्सर्जक कनेक्शन की आउटपुट विशेषताएं और इनपुट विशेषताओं के बीच का वक्र क्या है। एक ट्रांजिस्टर की सामान्य उत्सर्जक कनेक्शन, एक ट्रांजिस्टर की सामान्य उत्सर्जक कनेक्शन की आउटपुट विशेषताएं और इनपुट विशेषताओं के बीच का वक्र क्या है। आउटपुट और विशेषताएं किसके और किसके बीच में है, कलेक्टर धारा और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, कलेक्टर पर आएगा, बेस पर तो नहीं आएगा, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्या होगा, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज से ये भाई VCE और IC के बीच में ही आउटपुट धारा होती है, जो हमारे पास इस प्रकार आता है ना, वो कलेक्टर धारा और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज के बीच ही लिया जाता है ट्रांजिस्टर का। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक सामान्य कॉमन एमिटर में ट्रांजिस्टर का इनपुट फेज अंतर कितना डिग्री, 180 डिग्री, कॉमन बेस का कितना है, 0 डिग्री, कॉमन कलेक्टर का कितना है, 0 डिग्री, 180 डिग्री किसका, कॉमन एमिटर का। इसलिए कॉमन एमिटर का प्रयोग भी कहां करते हैं, तो आप कहते हैं एम्पलीफायर में, यानी परिवर्तक में इसका उपयोग किया जाता है। और ऑसिलेटर में भी किसका प्रयोग करते हैं, ऑसिलेटर में भी प्रयोग हम कॉमन एमिटर का ज्यादातर करते हैं। उभयनिष्ठ संग्रह बीजेटी के लिए निवेश प्रतिबाधा और निर्गत प्रतिबाधा, उभयनिष्ठ संग्रह यानी कॉमन कलेक्टर के लिए बताओ क्या होगा। कॉमन कलेक्टर में अभी देखो टेबल के अनुसार कॉमन कलेक्टर में इनपुट इंपेडेंस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे लो, और आउटपुट इंपेडेंस इनपुट इंपेडेंस हाई, आउटपुट इंपेडेंस लो, इसलिए इंपेडेंस मैचिंग कहते हैं। इनपुट है हाई, आउटपुट लो प्रतिरोध में। आप देख लो भाई, आपके पास क्या है, निवेश प्रतिबाधा क्या हाई और निर्गत प्रतिबाधा लो, उच्च निवेश प्रतिबाधा, निम्न निर्गत प्रतिबाधा। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा, तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन होगा, वो होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन कितना होगा, तो आप कहेंगे करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए, ठीक है। उच्च निवेश प्रतिबाधा और निम्न निर्गत प्रतिबाधा, उच्च निवेश प्रतिबाधा और निम्न निर्गत प्रतिबाधा, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप कहेंगे ऑप्शन करेक्ट कौन सा, ए, ओके, ठीक है, क्लियर, करेक्ट है भाई, कोई टेंशन नहीं है, ओके जी। अगला, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का करंट लाभ क्या है। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का करंट लाभ बताइए क्या होगा। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का करंट लाभ है, वो करंट लाभ बताइए क्या होगा। देखो भाई, हमारे पास एक होता है अल्फा, कॉमन बेस को तो हम कहते हैं अल्फा से, कॉमन एमिटर कहते हैं बीटा से, कॉमन कलेक्टर होता है गामा से। कॉमन बेस है तो बेस तो कॉमन है, तो हम आउटपुट ले लेंगे कहां पर, कलेक्टर पर, इनपुट होगा एमिटर पर, ये अल्फा। कॉमन एमिटर, एमिटर तो कॉमन है, तो कलेक्टर पर इनपुट लेंगे, बेस से इनपुट देंगे। कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर तो कॉमन है, तो हमारे पास एमिटर पे आउटपुट लेंगे और बेस से इनपुट देंगे। पूछा किसका, कॉमन कलेक्टर का। कॉमन कलेक्टर क्या होता है, गामा, IE बटा IB। और वैसे भी कॉमन कलेक्टर है तो कलेक्टर तो आना नहीं चाहिए, तो ये कलेक्टर है, सी कैंसिल, ये सी आया कैंसिल, ये सी आया कैंसिल, बच गया उत्तर है। देखो कॉमन बेस में बी, सॉरी कॉमन बेस में बी आया, के ऊपर नहीं आया, कॉमन एमिटर में ई आया क्या, नहीं आया, कॉमन कलेक्टर में सी आया क्या, नहीं आया, बस इतना सा ध्यान रखना, लॉजिकली काम करो, याद हो जाएगा। कॉमन बेस में बेस नहीं है क्योंकि बेस तो कॉमन है, कॉमन एमिटर एमिटर नहीं क्योंकि एमिटर कॉमन है, और कॉमन कलेक्टर कलेक्टर नहीं है क्योंकि कलेक्टर कॉमन है, ये मामला है। तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा भाई, तो आप कहेंगे आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। आंसर क्या जाएगा, तो आप कहेंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन। क्या जाएगा भाई, सी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, एक सामान्य ट्रांजिस्टर परिपथ में IC है 0.97 मिली एम्पियर, IB है 30 माइक्रो एम्पियर, प्राप्त विद्युत धारा का गेन अल्फा क्या होगा। प्राप्त विद्युत धारा का गेन है जो अल्फा क्या होगा, बताइए। प्राप्त विद्युत धारा का गेन है वो अल्फा क्या होगा। IC बराबर 0.97 मिली एम्पियर, IB है 30 माइक्रो एम्पियर, और प्राप्त विद्युत धारा गेन अल्फा क्या होगा, बताइए। तो आप अल्फा पूछा, ठीक है बात है। अल्फा क्या होता है, कॉमन बेस होता है। अल्फा होता है हमारे पास कॉमन कलेक्टर बटा कॉमन एमिटर, IC बटा IE। IC का मान तो IE का मान है नहीं ना, सोल्व कर लेते हैं। IE बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे IB प्लस IC होता है। IE बराबर IB हमारे पास कितना था लिखा भाई, 30 माइक्रो एम्पियर है, और ये हमारे पास 0.7 मिली एम्पियर है, ठीक बात है। तो IE का मान आएगा कितना, 3 संख्या छोड़ देते हैं 0.03 मिली एम्पियर बन जाएगा माइक्रो को, और ये 0.97 मिली एम्पियर है। कुल मिला के बात है कि IE हमारे पास 1 मिली एम्पियर है, कितना मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। तो IC कितना है, IC है 0.97 मिली एम्पियर, IE कितना है, IE है 1 मिली एम्पियर। कुल मिला के बाद अल्फा का मान क्या, 0.97। अल्फा का मान सदैव 1 से कम ही होता है, तो ये तो कभी उत्तर हो ही नहीं सकता। अल्फा का मान सदैव 1 से कम होता है, अल्फा का मान सदैव क्या होता है, 1 से कम होता है, क्लियर। ये तो ट्रांजिस्टर वाला, ये ट्रांजिस्टर पूरा भाग रिवीजन होता है। पीडीएफ मिलती है क्या, हाँ, MCQ बेस के अंतर्गत हमने पीडीएफ भी अपलोड किया है, और बाहर नहीं निकलेगी भाई, है ना भाई, ठीक है। MCQ बेस में पीडीएफ अपलोड किया है, पीडीएफ भी आपको दे दिया रिवीजन के लिए, और वीडियो भी दे दिया रिवीजन के लिए। तो वीडियो भी दे दिया है और ये भी आपके रिवीजन के लिए, पीडीएफ भी दे दिया है, तो आप फास्ट रिवीजन भी कर सकते हैं, फायदा ले सकते हैं पूरा।
ओके भाई, एक ट्रांजिस्टर का विशिष्ट मान BDC 250 है। यदि संग्राहक धारा 20 मिली एम्पीयर है तो आधार धारा क्या होगी? संग्राहक धारा है 20 मिली एम्पीयर, तो आधार धारा क्या होगी? तो आधार धारा हमारे पास क्या होगी भाई? तो आधार धारा IB पूछा, IB का मान क्या होगा? ठीक बात है। और हमें संग्राहक धारा IC कितना दे दिया? IC दे दिया 20 मिली एम्पीयर। ठीक है। बीटा क्या होता है? बीटा कॉमन एमिट होता है। बीटा हमारे पास होता है IC बटा IB, बराबर कितना है? तो बराबर बीटा है 250। ठीक है। तो आपके पास IB बराबर, देखो ये है ना, ये लिख दूं, 250 बीटा है, IC का मान है 20 मिली एम्पीयर, तो IB का मान पूछा है, तो IB क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20 मिली एम्पीयर में भाग दो, किसका देंगे? 250 का, 250 का भाग देंगे। ठीक बात है। जीरो से जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमारे पास 2 में भाग दिया 25 का, गया नहीं, आया 10 तो 20 में दिया भाग, गया नहीं, हुआ 0, 2 में दिया, आया 8, 0.08 मिली एम्पीयर। 0.08 मिली एम्पीयर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई? बी ऑप्शन करेक्ट है। 0.08 मिली एम्पीयर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आप कहेंगे 0.08 मिली एम्पीयर है, जो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। किसका किसका करंट है भाई? तो आप कहेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है, 0.08 मिली एम्पीयर। ओके, श्योर है, कोई टेंशन नहीं। अगला भाई, एक ट्रांजिस्टर कॉमन बेस कनेक्शन में जुड़ा है, उत्सर्जक धारा 1 मिली एम्पीयर है और संग्राहक धारा 0.95 मिली एम्पीयर है, तो आधार धारा का मान क्या होगा? एक ट्रांजिस्टर में कॉमन बेस में जुड़ा हुआ है, उत्सर्जक धारा 1 मिली एम्पीयर है, संग्राहक धारा 0.95 मिली एम्पीयर है, तो आधार धारा का मान क्या होगा? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि IE बराबर क्या होता है? IB प्लस IC। IE का मान क्या है? 1 मिली एम्पीयर। IB का मान पूछा है, IC का 0.95 है, तो IB बराबर 0.05 आएगा ना भाई, 0.05 मिली एम्पीयर। 0.05 कौन सा है? सी ऑप्शन। ओके भाई, उसमें स्थिरता की आवश्यकता है कि उसमें स्थिरता की क्या आवश्यकता बताइए? थर्मल स्टेबिलिटी रिक्वायर क्या करती है? उसमें स्थिरता क्या रिक्वायर करती है? 60 तक ये आपका ट्रांजिस्टर का सवाल होगा। नहीं, ट्रांजिस्टर का सवाल है ना, ट्रांजिस्टर बीजेटी 40 तक है। ओके ओके, हाँ अगला बताइए भाई, उसमें स्थिरता क्या? परिपथ में कुछ खपत नहीं लगी जाए ना, परिपथ में DC 22 से स्थिरता, ट्रांजिस्टर द्वारा प्रति सेकंड पैदा की गई उष्मा उसके द्वारा प्रति सेकंड निकलेगी उष्मा से कम हो। बिल्कुल सही बात है, जितनी उष्मा निकलती है उससे कम पैदा होगी और ज्यादा निकलेगी, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऐसी ज्यादा गर्म नहीं होगी, ट्रांजिस्टर ज्यादा गर्म नहीं होगा, यही उसमें स्थिरता होती है। यदि हमारे पास उष्मा रिलीज कम हो रही है और पैदा ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा गर्म नहीं हो जाएगा क्या? ज्यादा हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में यही चाहते हैं कि उष्मा उत्पन्न तो कम हो, रिलीज हो ज्यादा, ये कैपेसिटी होनी चाहिए, तो ट्रांसफार्मर में भी उष्मा की स्टेबिलिटी आ जाएगी। किसे यूनिवर्सल बाइस कहते हैं? एमीटर को वोल्टेज डिवाइडर बेस या कलेक्टर। यूनिवर्सल बाइस किसे कहते हैं? जो सब जगह काम में लिया जाता है, उसी बाइस को यूनिवर्सल बाइस कहते हैं। वोल्टेज डिवाइडर बाइस, जो वोल्टेज को क्या करता है? डिवाइड करता है। वोल्टेज डिवाइडर बाइस क्या कहलाता है? यूनिवर्सल बाइस कहलाता है। ट्रांजिस्टर शांत अवस्था में है, क्वाइट स्टेट है, हाँ, तो ऐसा कब कहा जाता है बताइए? जब इसके माध्यम में कोई धारा प्रवाहित नहीं होना, ऐसा मामला नहीं है भाई। जब इस सर्जक अग्र बाइस हो, कि फोर बाइस में हो, ये यहां व्हेन नो सिग्नल इज अप्लाइड टू द इनपुट, बिल्कुल सही बात है। जब पुरुष पर कोई संकेत यानी इनपुट सिग्नल नहीं दे, इनपुट सिग्नल नहीं है, जब कोई सिग्नल नहीं आएगा तो फेज अंतर वगैरह किसमें होगा? तो वो क्वाइट स्टेट यानी शांत अवस्था में होगा। इनपुट आएगा तो इनपुट कार्य करेगा, इनपुट नहीं आएगा तो शांत अवस्था में कहलाएगा। मोसफेट की तुलना में बीजेटी का लाभ क्या? पहली बात तो मोसफेट की फुल फॉर्म बताओ, ये भी आप क्या जाए? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है भाई? मोसफेट होता है। मोसफेट की तुलना में बीजेटी का मुख्य लाभ क्या है बताइए भाई? बीजेटी बाइपोलर जंक्शन है, पूरे ट्रांजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, इसमें ईएसडी से प्रभावित होने की प्रवणता नहीं है। पूरे ट्रांजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप महत्वपूर्ण है और इनमें ईएसडी से प्रभावित होने की प्रवणता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, पूरे ट्रांजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप है जो हमारे पास महत्वपूर्ण होता है। अच्छा एक आप बताओ, जेएफईटी फुल फॉर्म बताना फटाफट भाई, जेएफईटी फुल फॉर्म बताओ। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अगला बीजेटी पर एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर महत्वपूर्ण लाभ क्या है? एफईटी का लाभ बताओ, हाई इनपुट इंपेडेंस, बहुत उच्च इनपुट प्रतिरोध। बिल्कुल सही है, हाई इनपुट इंपेडेंस होता है। एफईटी में भी इनपुट इंपेडेंस किसमें ज्यादा होता है? मोसफेट में। मोसफेट के बाद किसमें आता है? जेएफईटी में। जेएफईटी के बाद कम आता है बीजेटी में। इनपुट इंपेडेंस सबसे ज्यादा मोसफेट में, फिर आता है जेएफईटी में। सही विकल्प का चयन करें। हाँ, एक मोसफेट का सवाल है। पहली बात है करंट कंट्रोल है, वोल्टेज कंट्रोल है, तो मोसफेट हुआ या जेएफईटी हुई या आईजीबीटी हुआ, ये सभी हमारे पास क्या है? वोल्टेज कंट्रोल है, वोल्टेज कंट्रोल है। ओपेम्प है, ओपेम्प ये भी हमारे पास क्या होता है? वोल्टेज कंट्रोल होता है। तो धारा नियंत्रक गलत हो गया, वोल्टेज नियंत्रित, वोल्टेज नियंत्रित। ठीक है, अब देखो भाई, अब इसमें क्या मोसफेट में दो टर्मिनल होते हैं, तीन होते हैं? आप कहेंगे दो नहीं होते, तीन टर्मिनल होते हैं। फिर पूछेगा तीन है कौन से हैं, तो आप कहेंगे एक होता है ड्रेन, एक होता है सोर्स, ड्रेन और गेट। सोर्स, ड्रेन और गेट, तीन टर्मिनल है। सोर्स, ड्रेन और गेट, ये हमारे पास तीन टर्मिनल होते हैं। ओके भाई, अगला सीआरओ का फुल फॉर्म। सीआरओ होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सीआरओ क्या होता है? कैथोड रिंग नहीं है, गलत है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आप कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सीआरओ का उपयोग किस सीमा तक की आवृत्तियों को मापने के लिए किया जाता है बताइए भाई? 1 मेगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज, 20 किलोहर्ट्ज या 20 हर्ट्ज। सीआरओ का उपयोग किस सीमा तक की आवृत्तियों को मापने के लिए करते हैं? तो सीआरओ का उपयोग 1 गीगाहर्ट्ज तक इसको मापने के लिए करते हैं। पहले मेगाहर्ट्ज तक काम लेते थे, लेकिन सीआरओ का उपयोग है अब गीगाहर्ट्ज तक इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई? सीआरओ का प्रयोग करते हैं। जैसे ये हमारे पास सीआरओ है, तो ये सीआर होता है। ठीक है, अब देखो कि इस सीआरओ में ये जो हमारे पास होती है, ये क्या कहलाती है? स्क्रीन होती है। ये स्क्रीन होती है, इसके ऊपर वेव बनती है, तरंग बनती है, इस प्रकार की तरंग इसके ऊपर बनती है। ठीक है, एक इसमें ऑन ऑफ का बटन होता है, एक होता है इंटेंसिटी और फोकस का, जो तरंग को क्लियर करता है। ये स्क्रीन के लिए सारा काम है। ठीक है, अब एक्स पोजीशन में ये होता है कि इसको तरंग को इसके एक्स पोजीशन आगे पीछे खिसकाना हो, और वाई पोजीशन होता है कि तरंग ऊपर नीचे खिसकाना हो। और टाइम पर डिवीजन, वोल्ट पर डिवीजन ऐसा है कि ये भी इस प्रकार है, और यदि मैं इसको छोटा कर दूं इस प्रकार, तो ये हमारे पास टाइम पर डिवीजन चेंज हुआ। और यदि मान लो मैं इस प्रकार बढ़ा दूं, तो ये वोल्टेज पर डिवीजन चेंज हुआ। तो ये हमारे पास सीआरओ के अंतर्गत भाग होता है, जो आप देखते हैं, ये हमारे पास सीआरओ है। ठीक है, सीआरओ का उपयोग निम्न से किससे मापने के लिए करते हैं? धारा को, आवृत्ति को, प्रतिरोध को, वोल्टेज को। बताओ भाई, सीआरओ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है बताइए?
क्या मापने के लिए नहीं किया जाता है। तो आप कहेंगे हमारे पास वोल्टेज और आवृत्ति तो मापती है, यहाँ देखो वोल्ट पर डिवीजन है और टाइम पर डिवीजन, वोल्टेज और टाइम तो मापते हैं, और वोल्ट पर डिवीजन करंट पर डिवीजन होता नहीं है, लेकिन इसमें करंट भी मापी जाती है, पावर का भी मापन होता है, पावर का भी मापन होता है, लेकिन इसमें कभी भी प्रतिरोध का मापन नहीं होता। तो किसका मापन नहीं होता? प्रतिरोध का। आंसर आएगा सी, बाकी मापन होता है। फ्रीक्वेंसी का टाइम से होता है ना भाई, टाइम से फ्रीक्वेंसी मापन होता है। सी आंसर है, 41 में डी आएगा। अच्छा अच्छा, ओहो बोला भी तो सही था, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ओके 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 ओके। सर आपने बताया सीआरओ सिलेबस में, सीआरओ मैंने पूरा पढ़ा दिया, हर बेस में पूरा पढ़ा हुआ है, सीआरओ सिलेबस में है भाई। सीआरओ ऑसिलोस्कोप नाम लिखा ना, इसका ही नाम लिखा हुआ है, ऑसिलेटर का नहीं, ऑसिलोस्कोप है तो इसके लिए लिखा हुआ है। पहले ऑसिलेटर के हिसाब से था, लेकिन वो जब सवाल परीक्षा में आए तो ऑसिलेटर नहीं आए थे, इसके आए थे, ऑसिलोस्कोप इसके लिए लिखा हुआ है। अगला, सीआरओ कैथोड किरण दोलन दोषी का हृदय क्या है? सीआरओ का हृदय जो कहलाता है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। सीआरओ का हृदय क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे सर सीआरओ का हृदय होता है वो सीआरटी कहलाता है। जो सीआरटी होती है ना, इसके बारे में देख लेते हैं बात। हमारे पास ये है सीआरटी, हाँ देखो ठीक है। अब देखो समझा देता हूं पहले इसको। इधर होती है हमारे पास पिंस, पिन है जो लगाओगे तो ये क्या होगा? गर्म होगा। गर्म कौन होगा? हीटर होगा। हीटर गर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो बताइए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन जो होता है हीटर के कारण होता है, और इस सिरे को हम क्या कहेंगे? कैथोड कहेंगे। इस सिरे को क्या कहते हैं? कैथोड। कैथोड से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जो होगा वो कैथोड होगा। कैथोड के बाद में आपको क्या लगाना पड़ेगा? ग्रिड। ग्रिड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का नियंत्रण करता है कि इलेक्ट्रॉन को किधर भेजना है, तो नियंत्रण करने का कार्य किसका है? तो आपके नियंत्रण करने का कार्य ग्रिड का है। उसके बाद में एक हमारे पास सिस्टम आता है एनोड का। एनोड तीन प्रकार होते हैं, एक होता है फ्री एक्सीलरेटिंग एनोड जो सबसे पहले लगता है, दूसरा लगता है फोकसिंग एनोड, तीसरा लगता है एक्सीलरेटिंग एनोड। फिर यहाँ से एनोड है जो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुंचा देगा। उसके बाद दो प्लेट आती है, एक वर्टिकल प्लेट होती है जिसे वाई प्लेट कहते हैं। वर्टिकल प्लेट को आप क्या बोलते हैं बेटा? वाई प्लेट। और हॉरिजॉन्टल प्लेट को आप क्या बोलते हैं? तो हॉरिजॉन्टल प्लेट को आप बोलते हैं एक्स प्लेट। तो वाई प्लेट और एक्स प्लेट जब दोनों एक साथ इलेक्ट्रॉन आएगा स्क्रीन के ऊपर गिरेगा, इस स्क्रीन पर एक बार दो कोटिंग होती है, और एक बार दो कोटिंग के कारण हमारे पास चमकीली दिखती है, और इस स्क्रीन पर लेप किसका होता है? फास्फोरस होता है। फिर इलेक्ट्रॉन बीम है जो आपकी स्क्रीन पर गिरती है, और स्क्रीन पर गिरती है तो हमारे पास जो पैटर्न बनता है उसे हम क्या कहते हैं? लिसाजू पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? लिसाजू पैटर्न कहते हैं। ये ट्यूब का काम है। इसमें जो एनोड और कैथोड वाला भाग जो होता है मिला के, इसे हम इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। 128 में सी हो गया, 128 में कराई नहीं, कहां से सी करूंगा? ठीक है भाई। अब देखो सीआरटी की स्क्रीन पर कौन सा लेप है? फास्फोरस। और ये हमारे पास कोटिंग किसके? एक बार दो कोटिंग होती है। लेप किसका होता है? फास्फोरस होता है। पैटर्न कौन सा बनेगा? लिसाजू है। इलेक्ट्रॉन कहां पर गिरेगा? वाई प्लेट और एक्स प्लेट पर, यानी वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पर, और आएगा कहां से? इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलेगा, फिर एनोड उसको फोकस करके आगे भेजेगा। सीआर में ज्यादातर एक्वाडे कोटिंग का प्रयोग किया जाता है। हाँ जी करते हैं एक्वाडो कोटिंग। अब सवाल है एक्वाडो कोटिंग का प्रयोग क्यों करते हैं? तो पहला है अतिरिक्त उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन अवशोषित करने के लिए, बिल्कुल सी बात है। नमी नमी नहीं, उत्सर्जित किरणों को अतिरिक्त उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करने के लिए। सही है, किरणों को अवशोषित नहीं, अतिरिक्त उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए। तो अतिरिक्त उत्सर्जित किरणों को इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए काम में लिया जाता है। किस काम में लिया जाता है? अतिरिक्त उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए काम में लिया जाता है। किसको प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे ये प्रयोग किया जाता है हमारे पास अतिरिक्त उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन अवशोषित करने के लिए एक्वाडे कोटिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? एक्वाडे कोटिंग का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? सीआरओ, सीआरओ प्रोब का उद्देश्य क्या होता है? सीआरओ प्रोब का उद्देश्य क्या है? बताइए भाई। प्रोब क्या होता है? एक होती है हमारे पास फंक्शन जनरेटर, ध्यान से देखना, एक होता है फंक्शन जनरेटर। फंक्शन जनरेटर जो होता है ना, ये हमारे पास फंक्शन को इसके अंदर भेजेगा, किसके अंदर? सीआरओ के अंदर। ठीक है, तो जो हमारे पास जिस केबल के द्वारा भेजते हैं इसको हम कहते हैं प्रोब। इसको हम कहते हैं प्रोब। तो प्रोब है जो हमारे डेटा का संचरण कराती है। 1x केबल है और सीआरओ ने यदि यहाँ से 10 वोल्ट दिया, 1x केबल है तो हमारे पास फंक्शन जनरेटर 10 वोल्ट दिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? 10 वोल्ट आएगा। यदि 10x केबल प्रोब लगी हुई है तो 10 गुना तक आ जाएगा, 100 वोल्ट आ जाएगा। और 100x प्रोब लगी हुई है तो हमारे पास कितना वोल्टेज हो जाएगा? 1000 वोल्ट हो जाएगा, यानी जो दिया हुआ उसका कितना गुना हो जाएगा। x का मतलब ये है, ये कार्य होता है प्रोब का। किसका कार्य भाई? तो आप कहेंगे प्रोब का कार्य विभव विभाजन द्वारा उच्च वोल्टेज को मापना। केबल और सीआरओ इनपुट धारिता के लिए या प्रतिबाधा सम्मेलन करना, प्रतिबाधा का सम्मेलन करना, प्रतिबाधा के कारण वोल्टेज चेंज होगा। सम्मेलन किसका होगा? प्रतिबाधा का सम्मेलन होगा, जिसके कारण वोल्टेज चेंज होगा। सब बच्चों ने ऐसा नहीं है कि सीएमआरआर अलग होता है भाई, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो अलग होता है। पैटर्न में की विशेषता जो सीआरटी स्क्रीन पर दिखाई देती है, जब साइनसोइडल वोल्टेज एक साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्लेटों पर लागू होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? फेज, आई, लिसाजस और कलर। लिसाजू पैटर्न, लिसाजू पैटर्न। लिसाजू पैटर्न की खास बात है, यदि आपके सामने दोनों में फेज अंतर 0 डिग्री है तो कैसे बनेगा? फेज अंतर 30 डिग्री है तो कैसे बनेगा? फेज अंतर 60 डिग्री है तो कैसे बनेगा? मुझे बताओ। फेज अंतर 90 डिग्री है तो कैसे बनेगा? और एक मेरा फेवरेट है जो अभी तक पूछा नहीं, पूछ भी ये भी सकते हैं, फेज अंतर 180 डिग्री तो कैसे बनेगा? चलो भाई, हमारे पास यदि फेज अंतर 0 डिग्री है तो ये सीधी लाइन आएगी। फेज अंतर 30 डिग्री है तो इस प्रकार का इलिप्स बनेगा। 60 डिग्री में बनेगा तो इलिप्स, लेकिन इलिप्स थोड़ा मोटा बनेगा। और 90 डिग्री में हमारे पास क्या बनेगा? पूरा सर्कल बनेगा। और 180 डिग्री में हमारे पास क्या बनेगा? तो आप कहेंगे विपरीत दिशा में हमारे पास ये बन जाएगा लिसाजू पैटर्न। ये सारे कौन से बने हैं? लिसाजू पैटर्न बने हैं। 0 डिग्री तो सीधी रेखा बनेगा, 180 भी सीधी रेखा है, लेकिन ये पहला और तीसरा क्वाड्रेंट है, ये दूसरा और चौथा में। 90 डिग्री में सर्कल है। तो इंपॉर्टेंट मेरी दृष्टि से एक तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन बाकी भी पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। 30 डिग्री में इलिप्स है, 60 में इलिप्स है, ये इलिप्स पतला है, ये इलिप्स मोटा है, और ये और मोटा बात के सर्कल बन गया। ऑसिलोस्कोप में विलंब रेखा, डिले लाइन आमतौर पर कहां होती है? भाई ये भी अच्छा सवाल है। आमतौर पर पूछा जाए कि डिले लाइन कहां होती है, तो ये तो आप इस हिसाब से आंसर दे सकते हैं। तो कि ये आपके पास है, ओके। अब ये हमारे पास रहा भाई। अब अंदर वाली ये तो है ट्यूब, ये तो ट्यूब, ठीक है। और देखो ट्यूब के अंदर 2 सीआरटी में क्या वोल्टेज दोगे? हाई, और बाकी के सर्किट में वोल्टेज क्या दोगे? लो। ये मैंने क्लास में लिखा रखा है। सबसे पहले इनपुट सिग्नल देते हैं। इनपुट सिग्नल है, सिग्नल में सबसे पहले क्या लगेगा? वर्टिकल एम्पलीफायर। वर्टिकल एम्पलीफायर के सिग्नल वर्टिकल प्लेट पे जाएंगे तो वर्टिकल प्लेट ये रही, यानी वर्टिकल प्लेट कौन सी होती है? वाई प्लेट होती है। तो वाई प्लेट पे जल्दी पहुंचेंगे, जल्दी पहुंचेंगे इसको कहोगे थोड़ी देर रुको, ठहरो ठहरो, इसको कहेंगे रुको भाई, रुको थोड़ी देर रुको, हमारा इंतजार करो। तो यहां से जो वर्टिकल एम्पलीफायर से दूसरी सिग्नल कहां जाएगी? ट्रिगरिंग सर्किट में। ये सबसे पहले क्या करेगी? सर्किट को एक्टिव करेगी, फिर जाएगी टाइम बेस्ड जनरेटर में। तो टाइम बेस्ड जनरेटर है जो हमारे पास वेव जनरेट करने का काम करेगा, फिर जाएगी हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में, ठीक है। यहां तक पहुंच गई। जब ये काम इनसे सब निकल के यहां तक आया तो इसको कहेंगे अब तू निकल। अब ये कहां आई? वाई प्लेट पे। ये कहां जाएगी? एक्स प्लेट पे। हॉरिजॉन्टल कौन सी प्लेट होती है? एक्स होती है ना भाई, तो एक्स प्लेट पे दोनों एक साथ ही जाएगी। फिर इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक साथ आएगा जो वेवफॉर्म डिस्प्ले होगी, फास्फोरस स्क्रीन के ऊपर होगी। ये मामला है।
तो डिले लाइन किसके बीच लगी होती है? वर्टिकल एम्पलीफायर और वर्टिकल प्लेट के बीच। वर्टिकल एम्पलीफायर वर्टिकल प्लेट के बीच। क्या है? एक मिनट, हाँ अब बताइए क्या है? विलंब रेखा आमतौर पर कहां होती है? क्षैतिज प्रवर्तक में ना, टाइम बेस्ड जनरेटर में ना, ट्रिगरिंग नहीं, ये तीनों नीचे है, ऊपर होती है ऊर्ध्वाधर प्रवर्तक में, वर्टिकल एम्पलीफायर में। सी ऑप्शन। डीएसओ के बारे में बताइए। डीएसओ क्या होता है कि पहले हमारे पास फंक्शन जनरेटर अलग था, सीआरओ अलग था, इनको मिला दिया तो क्या बन गया डीएसओ, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ये हाई एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ठीक है, ये है डीएसओ, ठीक है। उच्च आवृत्ति वाले सिग्नल डीएसओ अधिक चमकदार सिग्नल नहीं बना सकता। डीएसओ में रिजोल्यूशन कम होता है और डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप ट्रिगरिंग के बाद ही डेटा एक्सेस करता है। डीएसओ में प्रचलन गति कम होती है, हाँ, ऑपरेटिंग स्पीड कम है, और हमारे पास बाकी सारी बातें जुटी है, सिर्फ इतनी है डीएसओ की गति कम होती है, स्पीड कम होती है। 50 में डी आएगा भाई। पीसीबी क्या होती है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब ये ना जो मैं ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सवाल करा रहा हूं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। पीसीबी के घटक वर्टिकल माउंट क्यों किए जाते हैं? जगह कम होती है तो वर्टिकल माउंट है, और जगह ज्यादा होती है तो हॉरिजॉन्टल माउंट है। जगह का मामला क्षेत्र सीमित है, मात्राओं में सीमाएं हैं, तो इसलिए हम कौन सा माउंट करेंगे? वर्टिकल माउंटिंग करेंगे, कारण इतना ही है। पीसीबी तैयार करते समय एक कॉपर की परत युक्त बोर्ड पर स्क्रीन पैटर्न की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इचिंग। इचिंग क्या होती है कि आपके पास एक लिया, फिर आपने इसके ऊपर सर्किट बनाया, फिर आपने सर्किट बना दिया, और सर्किट बनाने के बाद में आपने जो है इसको टेप लगा के फिर इसको डुबो के बाकी भाग हटाया, तो उसे कहते हैं इचिंग। तो एक कॉपर की परत युक्त बोर्ड में सर्किट पैटर्न एक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, उस प्रक्रिया को इचिंग कहते हैं। इचिंग में अन्य जो पूरी कॉपर का ऊपर लेप है ना, बाकी कॉपर हट जाता है, जितना सर्किट है उतने बचेगा, उसे कहते हैं इचिंग। वीएलएसआई आईसी क्या होती है भाई? देखो हमारे पास एक थी एसएसआई, एक थी एमएसआई, एक थी एलएसआई और एक थी वीएलएसआई। वीएलएसआई होती थी 1000 से अधिक गेट है, ठीक है, ये है 100 से 1000, 100 से 1000, और ये होती थी 10 से 100, और ये 1 से 10, ठीक है। तो बताइए वीएलएसआई क्या होती है? 1000 से ज्यादा, 1000 गेट से ज्यादा है तो वो हमारे पास क्या होगी? तो आपकी वो है हमारे पास वीएलएसआई। 1000 से ज्यादा है तो वो हमारे पास क्या होगी? वीएलएसआई होगी। निम्न में से कौन सा विकल्प आईसी के निर्माण की मोनोलिथिक तकनीक के संबंध में सही नहीं है? बताइए कौन सा है जो मोनोलिथिक निर्माण के संबंध में सही नहीं है? आईसी का मोनोलिथिक तकनीक के निर्माण में बताइए कौन सा सही नहीं है? बताइए। ये मोनोलिथिक आईसी में अच्छी ताप स्थिरता होती है, ये उत्पादन की कम लागत में सहायता करता है, पीएन जंक्शन विद्युत अलगाव के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों में से एक है, ये विशाल मात्रा में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस बनाने में सहायता करता है। आईसी का मोनोलिथिक तकनीक है जो हमारे पास ताप स्थिरता इसकी अच्छी होती है, उत्पादन में लागत कम रहती है, पीएन जंक्शन में भी अलगाव में तरीकों में से ये, लेकिन रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस बनाने में सहायता नहीं करता ऐसा कुछ विशाल मात्रा में। मोनोलिथिक तकनीक थोड़ी डीप सोल्डिंग वगैरह वो करेगा, मोनोलिथिक तकनीक में क्या करेगी? आईसी में वोल्टेज रेगुलेटर कौन सी है? 7805, 78XX, ये आईसी होती है पॉजिटिव आईसी होती है, यानी कि 7805 है तो प्लस का 5 वोल्ट देगी, प्लस का 5 वोल्ट। 7812 है तो प्लस का क्या वोल्ट देगी? 12 वोल्ट। और दूसरी है 79XX है तो ये है हमारे पास नेगेटिव वोल्टेज, यानी कि 7905 है तो माइनस का 5 वोल्ट है, 7912 है तो माइनस का 12 वोल्ट है। और एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी तो नहीं है, लेकिन जिनर डायोड है जो इसका कार्य करता है। तो ये आपका आंसर सी। इसी के साथ आज का भाग पूरा हुआ। ये किसकी आईसी है? ये ओपीएम की आईसी है, ओपीएम की। और ये किसकी है? माइक्रो प्रोसेसर की, माइक्रो प्रोसेसर की। और ये किसकी है? ये 555 टाइमर की आईसी है, ये टाइमर की। चारों आईसी बता दी भाई, ठीक है जी। तो चलो, इचिंग और जोगिंग में मशीन में होता है। अरे वो इचिंग अलग है, ये एचिंग है वो अलग है, इसमें थोड़ा अलग मामला है। वो इचिंग होता है रुक रुक के चलना, ये इचिंग होता है पर फटाना, वो अलग है, ठीक है भाई। चलो, तो ये आज आपने सवाल कर लिया है, तो इसी के साथ मॉड्यूल 4 का पूरा रिवीजन हो गया है। कोशिश मेरी एक चीज की है कि थर्सडे को 6 घंटे मैराथन क्लास चलेगी। बस आप तैयार हैं कि नहीं है वो देख लेना। 6 घंटे मैराथन क्लास चलेगी, कब? थर्सडे को। और आप तैयार रहना, बस इस बात को ध्यान रखना। 6 घंटे मैराथन चलेगी थर्सडे को। और आप है जो एक काम करना कि आपके मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 1 इन पर फोकस रहेगा, 2 पर। मैं और दुर्ग सर मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है ना? इन पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। ओके जी, ठीक है। ये भी ओनली लाइव रहेगी क्लास। तो मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।